मित्रों नमस्कार। आज जब मैं हसरत मोहानी और उसके बाद मोमिन के ज़िक्र के बाद जब आपसे मैं मुखातिब हो रहा हूँ तो बहुत सारी बातें ऐसी सामने भी आती हैं कि हमारा जो मुल्क है इसमें एक सांझी कल्चर नाम की एक चीज़ थी जिसका कोई मुकाबला नहीं है, और जो जब तक हमारा मुल्क रहेगा तब तक उस सांझी गंगा जमनी तहज़ीब की बातें होती रहेंगी। मित्रों, आज कुछ थोड़े से और छोटे छोटे ज़िक्र आपसे करना चाहूँगा। अब तिरंगा, हमारा राष्ट्र ध्वज, क्या आप जानते हैं इसका डिज़ाइन किसने किया था? पहली बार जब लाल किले पर झंडा फहराने के लिए नेहरू जब खुली कार में बैठकर गए तो उसके आगे जो झंडा लगा हुआ था वो तिरंगा था, और उस तिरंगे झंडे के बीच में अशोक चक्र। ये जो डिज़ाइनिंग थी मित्रों, ये एक मुस्लिम महिला ने की थी और उनका नाम था सुरैया बदरुद्दीन तैयब। सुरैया बदरुद्दीन तैयब साहब की नेचुरली जैसे नाम से ही बड़ा जाहिर है कि उनकी बीवी थी, और पेंटिंग का और आर्ट का इनको शुरू से ही बहुत शौक़ था। बेशक पर्दे में रहती थी, लेकिन पर्दे में रहते हुए भी अपनी पेंटिंग्स, अपनी आर्ट और अपनी इमेजिनेटिव जो चीज़ें थी उनको वो अमली जामा पहना दिया करती थी। और पहली बार बदरुद्दीन तैयब जी ने ख़ुद जो डिज़ाइन तैयार करवाया था राष्ट्रीय ध्वज के लिए, उसमें बीच में चरखा था, लेकिन चरखे का जो निशान है वो एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। इसलिए कुछ जब तब्दीलियाँ की गई, जब बेगम सुरैया ने जब ये थोड़ा सा तब्दीली की कि इसमें बजाय उसके ये किसी पार्टी का ना होकर नेशन का, एक मुल्क का हो, तो उसका जो राष्ट्र ध्वज है उसमें थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए। उन्होंने अशोक चक्र को बीच में देकर डिज़ाइन किया, और वही डिज़ाइन जब बदरुद्दीन तैयब जी जब महात्मा गांधी के पास लेकर गए कि बापू, हमने जो चरखे वाला डिज़ाइन था उसमें कुछ तब्दीली की है, वो इसलिए की है कि कल को ये ना हो कि इसे एक पार्टी का झंडा तस्लीम कर लिया जाए, तो एक राष्ट्र के झंडे के तौर पर अलग पहचान देने के लिए बीच में अशोक चक्र। और गांधी को ये बड़ा भाया, और गांधी ने यह भी महसूस किया कि ये बात मुझे पहले क्यों नहीं सूझी, ये बहुत खूबसूरत बात है। और उसके एक एक जो बीच में जो अशोक चक्र के बीच में जो डंडे थे, हर एक का उसका अपना अपना महत्व, अपना अपना जो वैशिष्ट्य था उसको भी बखान किया गया। जब सुरैया तैयब जी ने तैयब जी के सामने किया और तैयब जी ने जब बापू के सामने किया तो बापू बेहद प्रभावित हुए कि बदरुद्दीन, तुमने पहले ये बातें सोची क्यों नहीं? तो बदरुद्दीन ने खुद ये तस्लीम किया, बदरुद्दीन तैयब ने, कि हजूर ये तो हमारी जो बेगम है ये उसका सारा का सारा मामला उसने क्रिएट किया है, उसने डिज़ाइन किया है, और ये उसी की परिकल्पना है जिसकी दाद दी जानी चाहिए। तो मित्रों, कई बार इतिहास में छोटे छोटे प्रसंग ऐसे आते हैं जो बड़े दिलचस्प होते हैं। इसी तरह से एक और दिलचस्प बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अक्सर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस क्रांतिकारी गीत का जो सेहरा है वो राम प्रसाद बिस्मिल के नाम कर दिया जाता है उनको, कि ये उसने इसको लिखा भी और अमरत्व प्रदान किया। लेकिन हकीकत कुछ और थी। हकीकत ये थी कि इसे लिखा बिस्मिल अज़ीमाबादी ने था। बिस्मिल अज़ीमाबादी भी अपने वक्त के क्रांतिकारी शायर थे, और उन्होंने इसको लिखा, और आज भी उनकी स्मृति में उत्तर प्रदेश की सरकार बिस्मिल अज़ीमाबादी पुरस्कार भी देती है हर साल। ये 1921 में लिखा गया था, लेकिन इसको अमरत्व प्रदान किया राम प्रसाद बिस्मिल ने। एक बिस्मिल ने लिखा, बिस्मिल अज़ीमाबादी ने, और उसको अमरत्व दिया राम प्रसाद बिस्मिल ने। ये बात अलग है क्योंकि बिस्मिल लफ्ज़ तखल्लुस इसमें इस्तेमाल होता है, इसलिए आम तौर पे ये तस्लीम कर लिया गया कि ये राम प्रसाद बिस्मिल का ही लिखा हुआ है। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल ने भी बाद में अपनी फांसी से पहले ये करेक्शन अपने दोस्तों में की थी कि ये जो है मेरा नहीं लिखा हुआ था भाई, ये बिस्मिल अज़ीमाबादी का था, मैंने भी बिस्मिल के तौर पे इसका इस्तेमाल किया है और मुझे अच्छा लगा है, और ये हमारी जो जज्बात हैं उनकी तर्जुमानी करता है सही मानों में। और आपको तो सारा गीत ही मित्रों, देश के अधिकांश लोगों को याद है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है, खींच कर लाई है हमको कत्ल होने की उम्मीद। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्रांतिकारियों के लिए एक मंत्र के रूप में ये चीज़ें पिरो दी गई थी।
तो ऐसी चीज़ों को कभी कभी याद कर लेना चाहिए। और जाते जाते एक थोड़ा सा जिक्र मैं और करूं कि ये भारत छोड़ो वाला जो नारा था, ये कहाँ से आया था, ये भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये यूसुफ मेहर अली ने पहली बार क्रिएट किया था कि भारत छोड़ो का आंदोलन बापू हमें छेड़ना चाहिए, क्विट इंडिया के नाम से। और उसको फ़ौरन स्वीकृति मिल गई और वो चीज़ तय कर ली गई। और आखिर में चलते चलते आपको थोड़ा सा मैं जिक्र और कर दूं कि मिर्ज़ा दाग देलवी का नाम आपने सुना है, बहुत उर्दू के प्रख्यात शायर। उनके बाप को दिल्ली के गवर्नर जनरल के एजेंट, जो दिल्ली में एजेंट था जिसने बहादुर शाह ज़फ़र पर जुल्म ढाए थे, विलियम फ्रेज़र के कत्ल के इल्ज़ाम में दाग देलवी के बाप को फांसी हुई थी। अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम भूल जाते हैं, जो हमारी सांझी तहज़ीब का हिस्सा हैं। तो उस वक्त जो आक्रोश, जो आंदोलन की मुद्रा, आज़ादी के लिए जूझने की बात, वो पूरे के पूरे हमारे परिवेश में कायम थी और हमारी सांझी तहज़ीब का हिस्सा थी। इन सब को मित्रों कभी कभी याद कर लिया करेंगे, अच्छा लगेगा। और जो नफ़रत का माहौल है आपस में, वो भी ज़रा दूर होगा, फेड हो जाएगा। शुक्रिया दोस्तों।